है कर्तृ। और कर्तृवाच्य में जैसे रघुनाथ पत्र लिखता है, लड़के सोते हैं। कर्तृवाच्य में सकर्मक और अकर्मक दोनों प्रकार की क्रियाएं होती है। अब सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया ये आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, और नहीं पढ़ा है तो मैं आपको समझा रहा हूँ। सकर्मक क्रिया वो होती है कि क्रिया का सीधा सीधा प्रभाव कर्म पर अगर पड़ता है, यानी उस क्रिया के लिए कर्म की आवश्यकता अगर बनी रहती है, उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। स यानी साथ, कर्म यानी जो कर्म के साथ है वो सकर्मक। अकर्मक यानी जिस क्रिया के लिए कर्म की आवश्यकता नहीं होती, वो अकर्मक क्रिया। जैसे राम ने गीत लिखा, यहाँ अगर ऐसा लिखा जाए कि राम ने लिखा, तो वहां कर्म नहीं है, लेकिन फिर भी लिखा ऐसी क्रिया है जिसमें कोई प्रश्न निर्माण होता है कि क्या लिखा। प्रश्न जो है बनता है और अर्थ स्पष्ट नहीं हो पाता है उसके बिना, और इसलिए यानी कर्म के बिना उस क्रिया का पूरी तरह से अर्थ समझना मुश्किल होता है या पूरी तरह से स्पष्ट नहीं होता है। तो ऐसी क्रियाएं जिनके लिए कर्म की आवश्यकता बनी रहती है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। ठीक है। दूसरे इसमें राम सोता है, ये वाक्य है। अब जब सोता है ये क्रिया है, तो इसमें किसी प्रकार की कोई आकांक्षा हमारे मन में उत्पन्न नहीं होती, कोई प्रश्न निर्माण होता ही नहीं कि सोता है, क्या सोता है, कुछ प्रश्न निर्माण होता है क्या? नहीं। यानी ये कुछ ऐसी क्रिया है, सोना, उड़ना, बैठना, इनमें कर्म की आवश्यकता नहीं होती, और ऐसी क्रियाओं को अकर्मक क्रिया कहा जाता है। चलना ये भी अकर्मक क्रिया है, सोना, उड़ना, बैठना ये अकर्मक क्रिया है जिनके लिए कर्म की आवश्यकता नहीं। जिन क्रियाओं का कर्म के साथ प्रयोग होना आवश्यक है वो सकर्मक क्रियाएं होती है। तो दोनों प्रकार की क्रियाएं कर्तृवाच्य में प्रयुक्त होती है। यानी कर्तृवाच्य वाक्य में सकर्मक क्रिया भी आप देख सकते हैं और अकर्मक क्रिया भी देख सकते हैं। जैसे रघुनाथ पत्र लिखता है, ये दो वाक्य अपने यहाँ देख रहे हैं ना। तो रघुनाथ पत्र लिखता है, अगर केवल कहा जाए कि रघुनाथ लिखता है, तो लिखता है लेकिन क्या लिखता है, ये एक तरह से प्रश्न निर्माण होता है। और जब हम क्रिया को प्रश्न पूछते हैं यहाँ, तो उत्तर मिलता है पत्र लिखता है। तो एक आसान शब्दों में अगर कहे कि क्रिया को अगर हम क्या प्रश्न पूछते हैं और उसका उत्तर अगर मिलता है किसी वाक्य में, तो उस वाक्य में प्रयुक्त होने वाली क्रिया सकर्मक क्रिया होती है। ठीक है। और दूसरा अकर्मक, लड़के सोते हैं, पक्षी उड़ते हैं, इसमें कोई क्या प्रश्न निर्माण होता ही नहीं है। ठीक है। तो इसलिए ये अकर्मक क्रियाएं होती है जहां कर्म की आवश्यकता नहीं होती। हाँ, सकर्मक अकर्मक में किसी को कोई, सकर्मक और अकर्मक में किसी को कोई समस्या है क्या? बोलो तो, है क्या बेटा? किसी को कोई बता दो एक बार, आप अनम्यूट करके बोल सकते हैं। नो सर। ठीक है। मेरी आवाज आप लोगों को सुनाई नहीं दे रही है क्या? कुछ लोगों के मैसेज है, अथर्व के और सार्थक के। नो सर, आ रही है। आ रही है ना? गुड। ठीक है। ये जिन लोगों को आवाज नहीं सुनाई दे रही है ना बेटा, वो थोड़े से ऐसी जगह चले जाए जहां पर फुल नेटवर्क आ रहा है। कभी कभी नेटवर्क के कारण आवाज नहीं आती है। ठीक है। ओके, फिर आगे बढ़ेंगे हम। कर्तृवाच्य में सकर्मक अकर्मक दोनों क्रियाएं होती है। और भी कुछ वाक्य देखते हैं। देखो, फिर एक बार कर्तृवाच्य को समझ लो कि जिस वाक्य में क्रिया का रूप कर्ता के अनुसार परिवर्तित होता है, आसान शब्दों में, यानी कर्ता उसमें मुख्य होता है। मेरी बहन गीता पढ़ती है, बच्चा खेल रहा है, लड़के काम कर रहे हैं। यहाँ पर देखो, कर्ता के अनुसार क्रिया है, मतलब क्या कि यहाँ पर ये जो क्रिया है, ध्यान रखो, ये
पढ़ती है, मेरी बहन, है ना। यहाँ कर्ता कौन है? बहन है। और इस कर्ता के अनुसार जो है क्रिया बदल रही है, मतलब क्रिया स्त्रीलिंग में है। अगर मैं यहाँ कहूं कि मेरा भाई, है ना, मेरा भाई गीता, यानी भगवत गीता के रूप में यहाँ पर ये शब्द है, ठीक है। मेरा भाई गीता, क्रिया क्या आएगी बताओ, बताओ, पढ़ती है या पढ़ता है? पढ़ता वेरी है। गुड। हाँ, तो भाई यानी कर्ता अगर बदल जाता है तो कर्ता के बदलने से अगर क्रिया भी बदल जाती है तो आसान तरीके से आप समझ लो कि ये कर्तृवाच्य है, ठीक है। बच्चा खेल रहा है, अगर ये बच्चा कर्ता जो है इस क्रिया का, अगर इस बच्चा को बच्चे कर दें यानी बहुवचन कर दे तो यहाँ ये रहा है क्या बन जाएगा? रहे है, ऐसा बन जाएगा। मतलब इस कर्ता के अनुसार ये क्रिया बदल रही है। ठीक उसी प्रकार लड़के काम कर रहे हैं, अगर लड़के की जगह लड़कियां कर दे तो लड़कियां काम कर रही है, ये बदल जाएगा। तो कर्ता बदल गया तो क्रिया बदल गई, मतलब ये क्रिया किस पर आश्रित है? कर्ता पर आश्रित है। कर्ता के अनुसार अगर क्रिया का विषय बदल रहा है, क्रिया बदल रही है, उस पर निर्धारित है, तो ये कर्तृवाच्य जो है। जैसे कहाँ गया रे? ठीक है, मेरी बहन गीता पढ़ती है, लड़के काम कर रहे हैं, बच्चा खेल रहा है। अगला जो है ये है कर्मवाच्य। इसमें कर्म की प्रधानता होती है, अर्थात कर्म कर्ता की स्थिति में एक तरह से आ जाता है और क्रिया का सीधा सीधा संबंध जो है वो कर्ता से होता है, ध्यान रखना, है ना। पहले हमने कर्तृवाच्य देखा, कर्तृवाच्य में क्रिया का संबंध कर्ता से था, यहाँ कर्म से होता है, ध्यान रखना। यानी क्रिया का लिंग वचन जो है कर्म के अनुसार बदलता है। उदाहरण देखो, रघुनाथ से पत्र लिखा जाता है ना, ये पत्र है। अगर पत्र की जगह कुछ और दूसरा आएगा तो उसके अनुसार लिंग, उसकी आवश्यकता के अनुसार क्रिया बदल सकती है, ठीक है। रमा से ग्रंथ पढ़ा जाता है ना। अब यहाँ पर ये ग्रंथ की जगह पर, ये ग्रंथ यहाँ कर्म है, पत्र यहाँ कर्म है। ग्रंथ और पत्र इन शब्दों को अगर बदल देते हैं तो क्रिया पर प्रभाव पड़ेगा। अब यहाँ पर देखो, कर्ता के बदलने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ये कर्मवाच्य है, ध्यान रखना। मान लो इस कर्ता को कितना भी बदल दो, आप रघुनाथ की जगह आप रमा लिख दो, रघुनाथ की जगह दीनानाथ लिख दो, है ना, दिनकर लिख दो, दिव्या लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। करके देखो। दूसरी ओर रमा के स्थान पर आप राम लिखो, रमेश लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अंतर यहाँ पड़ता है कर्म के बदलने से, और कर्म अगर बदल जाएगा, है ना, जैसे अब पत्र के स्थान पर अगर कोई स्त्रीलिंगी शब्द वहां हम लिख देते हैं तो क्रिया जो है वो स्त्रीलिंगी हो जाएगी, है ना। जैसे रघुनाथ से गीत लिखे जाते हैं, अगर बहुवचन में गीत है या गाने हैं तो गाने लिखे जाते हैं, तो बहुवचन अगर हो जाएगा तो लिखा जाता के स्थान पर लिखे जाते हो जाएगा, है ना। यहाँ पर रमा से पोथी पढ़ी जाती है, अगर ग्रंथ के स्थान पर छोटा रूप उसका पोथी लिख दिया जाए और स्त्रीलिंग शब्द वो है तो क्रिया जो है पढ़ा जाता के स्थान पर पढ़ी जाती हो जाएगी। और सबसे महत्वपूर्ण बात हमेशा ध्यान रखना कि कर्मवाच्य में केवल और केवल कौन सी क्रिया प्रयुक्त होती है?
सकर्मक क्रिया का ही प्रयोग हो सकता है। अगर क्रिया अकर्मक है तो उसको कर्मवाच्य में प्रयोग उसका नहीं होता है। यानी वो हमेशा अकर्मक क्रिया या तो कर्तृवाच्य में होती है या तो आगे चलकर भाववाच्य हम पढ़ेंगे उसमें होती है, और सकर्मक क्रिया जो होती है वो कर्मवाच्य में होती है। इसमें अकर्मक क्रिया को कोई भी स्थान नहीं होता। कभी कभी आता है, मैं आपको समझने के लिए बता दूं, आपके ज्ञान के लिए बता दूं, कभी कभी कुछ क्रियाएं होती है जो जो अकर्मक होती है लेकिन सकर्मक के रूप में प्रयुक्त की जा सकती है, लेकिन वो तब तक प्रयुक्त नहीं होती जब तक उनको प्रेरणार्थक रूप ना दिया जाए। ध्यान रखना। अब ये प्रेरणार्थक रूप क्या होता है कि क्रिया अगर अलग अलग रूप में प्रेरित की जाती है तो उसे प्रेरणार्थक रूप, जैसे खाना खिलाना खिलवाना, आपने पढ़ा होगा किसी क्लास में, छोटी क्लास में। जैसे खाना क्रिया है, उसका प्रथम प्रेरणार्थक रूप है खिलाना और द्वितीय प्रेरणार्थक रूप है खिलवाना। सोना सुलाना सुलवाना, माँ बच्चे को सुलाती है, ठीक है, माँ नौकरानी द्वारा बच्चों को सुलाती है, सॉरी बच्चा सोता है, ये क्रिया का रूप। माँ बच्चे को सुलाती है, ये सुलाती है, ये क्रिया का द्वितीय प्रेरणार्थक रूप। और माँ नौकरानी से बच्चे को सुलवाती है, ये क्रिया का द्वितीय प्रेरणार्थक रूप। ठीक है, तो अकर्मक क्रिया जब तक प्रेरणार्थक नहीं बनती वो कर्मवाच्य के रूप में या किसी रूप में प्रयुक्त नहीं होती है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। जैसे देखो, जिस वाक्य में क्रिया का रूप कर्म के अनुसार परिवर्तित होता है, अर्थात कर्म प्रधान होता है, वो कर्मवाच्य होता है। और एक बात यहाँ आप समझ लेंगे कि कभी कभी इसमें कर्ता जो है वो लुप्त होता है, लुप्त यानी गायब हो जाना, और कभी कभी गौण होता है। मतलब गौण तो हमेशा होता है, यानी गौण यानी कम महत्वपूर्ण। कर्मवाच्य में महत्व ज्यादा कर्म का होता है, कर्ता की अहमियत कम होती है, और कई बार जो है कर्ता लुप्त हो जाता है, गायब हो जाता है। जैसे लड़ाई में हजारों लोग मारे गए, ठीक है। फिर पंजाब में अधिकतर गेहूं उपजाया जाता है, ये गेहूं जो है यहाँ कर्म है, हजारों लोग यहाँ लोग जो है ये कर्म है। मुख्य अतिथि द्वारा छात्रों को पुरस्कार दिए जा रहे हैं। अब यहाँ देखो, यहाँ ये मुख्य अतिथि कर्ता है, अगर इसको हटा भी दिया जाए तो बहुत कोई अंतर नहीं पड़ता है इस वाक्य में। छात्रों को पुरस्कार दिए जा रहे हैं, छात्रों को पुरस्कार दिए जा रहे हैं। क्यों? यहाँ पर मैं ये बताना चाहता हूँ आपको कि छात्रों को पुरस्कार दिए जा रहे हैं एक तरह से कर्मवाच्य है, और इतना ही अगर वाक्य है तो इसको कहा जाएगा, अगर ये हटा दिया जाता है पूरी तरह से मुख्य अतिथि द्वारा, तो इसको कहेंगे हम कर्ता का लुप्त हो जाना, गायब हो जाना। ठीक है, अब मैं आपको बताऊं, अगर कारक आपने अच्छी तरह से पढ़े हैं तो मैं आपको पूछना चाहता हूं कि इस वाक्य में कारक कौन बताएगा मुझे। छात्रों को पुरस्कार दिए जा रहे हैं, बताओ तो कौन सा कारक है इसमें। नहीं मालूम? कोई नहीं बता सकता? अच्छा, कारक याद है आप लोगों को? किसी को याद है? एक दो कारक बताओ तो, अनम्यूट करो माइक।
कोई भी जिनको आता है बताओ। करण कारक, कर्ता कारक, कर्म कारक। करेक्ट है ना, कर्ता, कर्म, करण। आगे आप लोग भूल गए, अच्छी तरह से गाना भी तो याद किया था आपने, कर्ता ने। आपादान कारक। संप्रदान, अपादान। संप्रदान, और अपादान, और अधिकरण, संबंध। संबंध। ठीक है, हाँ, संबोधन भी था। तो इस तरह से अगर छात्रों को पुरस्कार दिए जा रहे हैं, ये कौन सा कारक होगा फिर, सोचो तो जरा। कर्म कारक। कर्म कारक। प्रणव ने जवाब दिया क्या? सब मैंने। नाम बोलो। सार्थक, सार्थक गरगड़े। वेरी गुड। अब मुझे बताओ बेटा, क्यों बताया आपने को है इसलिए? सर वो याद आ रहा था, कर्ता ने कर्म को, वैसे कर्म को, इसलिए। करेक्ट करेक्ट करेक्ट, बिल्कुल सही। लेकिन यही गड़बड़ होती है, ये उस समय भी अगर हो सकता है आपके टीचर ने समझाया होगा आपको। मैंने जब जब कारक पढ़ाया बच्चों को इस बात को समझाया है कि को प्रत्यय अधिकांशतः कर्म कारक में ही होता है, लेकिन लेकिन कभी कभी वो संप्रदान में भी होता है। संप्रदान का जो है तत्व जो है, उसका जो उपसर्ग है संप्रदान का, वो क्या है? के लिए है। क्या है? के लिए, यानी देने का भाव उसमें होता है, ध्यान रखना। और जो दे दिया जाता है वापस नहीं लिया जाता, उसको कहते हैं संप्रदान। ठीक है, तो यहाँ पर ये छात्रों को जो यहाँ को है बेटा, ये संप्रदान कारक है, ध्यान रखना। बड़ी बड़ी परीक्षाओं में आगे चल के अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम है या जीके का एग्जाम है तो उसमें ऐसे सवाल आते हैं और ये इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं और ज्यादातर बच्चे इसका उत्तर जो है वो कर्म कारक दे देते हैं। अब इसमें कर्म पुरस्कार है यहाँ पर, ध्यान रखना। अगर कर्म की बात करें तो ये पुरस्कार दिए जा रहे हैं, और कर्ता अगर करे तो यहाँ पर अगर इतना ही वाक्य है छात्रों को पुरस्कार दिए जा रहे हैं, इसमें कर्ता है ही नहीं। कर्ता की आवश्यकता जरूर है, कर्ता लेकिन इसमें लुप्त है। और ऐसे वाक्यों में ये जो को है ये संप्रदान कारक है। दूसरा वाक्य बताओ, है ना, तिरंगे को सलामी दी जा रही है। अब तिरंगे को सलामी दी जा रही है, किसी न किसी के द्वारा दी जा रही है, कर्ता वहां है नहीं, लेकिन कोई है जो कर रहा है। तो तिरंगे को सलामी देना वो भी संप्रदान कारक है, वहां जो को आ रहा है तिरंगे को संप्रदान कारक, यहाँ छात्रों को ये संप्रदान कारक है, इस बात को ध्यान रखना। ठीक है, तो चलो कारक इस बहाने हमने देखा, तो कर्ता लुप्त होने की बात मैं यहाँ आपको समझाना चाहता था। आगे बढ़ते हैं। तो कर्मवाच्य आपको समझ में आया? कर्मवाच्य का मतलब है कि क्रिया का रूप जो है कर्म के आधार पर परिवर्तित होता है। कर्म मुख्य होता है, अधिक अहमियत कर्म की होती है, कर्ता की नहीं होती। कर्ता गौण होता है या फिर कभी कभी होता ही नहीं है, और ऐसे वाक्य कर्मवाच्य होते हैं। तीसरा, भाववाच्य। इसमें भाव की प्रधानता होती है, कर्ता या कर्म की नहीं। और भाववाच्य में हमेशा अकर्मक क्रिया होती है, ध्यान रखना। और इसका ज्यादातर प्रयोग जो होता है वो निषेध वाले वाक्य में, यानी जिनमें नकार दिया जाता है या मना किया, मतलब जिसमें मना नहीं किया जाता उन वाक्यों को हम भाववाच्य नहीं होते, ऐसा नहीं है। लेकिन ज्यादातर मतलब 90% से भी ज्यादा, 95% तक मैं बताऊं आपको, अधिक से अधिक वाक्य इसमें जो है ये निषेध वाले होते हैं। जैसे बच्चों द्वारा सोया जाएगा, इसमें निषेध नहीं है, ध्यान रखना। लेकिन चला नहीं जाता, इसमें निषेध है। ठीक है, बच्चों द्वारा सोया जाएगा, इसमें निषेध नहीं है, लेकिन ये भाववाच्य है, क्योंकि सोना क्रिया जो है अकर्मक है और जाएगा
ये बताएंगे आपको कैसे पहचानेंगे, है ना। ये बच्चों द्वारा सोया जाएगा, यानी यहाँ पर ये सोना जो है ये सोने का भाव है और यहाँ चलने का भाव है, चला नहीं जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर एक बार जान लो, जिस वाक्य में क्रिया का रूप भाव के अनुसार परिवर्तित होता है, भाव की प्रधानता होती है, जैसे सीता से चला नहीं जाता। यानी ध्यान रखो, यहाँ पर भाव का मतलब क्या कि सीता से चला नहीं जाता, मतलब क्या कि सीता की जो दुरावस्था है वो भाव यहाँ पर है कि इतनी थक चुकी है कि अब उससे चला नहीं जा रहा है, ये भाव वहां पर बताया जा रहा है। ये भाव की प्रधानता वहां पर है। यहाँ पर वो बताना ज्यादा महत्वपूर्ण है कि सीता की अवस्था कैसी है कि उसे चला नहीं जा रहा है, राम से बोला न गया, मुझसे हंसा न गया। भाव या स्थिति इसमें बताई जाती है और ये भाववाच्य होता है। अब इसको अच्छी तरह से समझ लो आप। कर्तृ सकर्म अकर्म है, ये एक तरह से कविता की तरह है, आप गाकर उसको याद कर लेना। यानी कर्तृवाच्य में दोनों क्रियाएं होती है, सकर्म भी है अकर्मक भी है, यानी सकर्मक भी है अकर्मक भी है। ओके। दूसरा, कर्म में केवल सकर्म, कर्मवाच्य में क्या होती है, केवल सकर्मक क्रिया होती है। भाव में केवल अकर्म, भाववाच्य में केवल कौन सी होती है, अकर्मक क्रिया होती है। और यही है भाव, यही है वाच्य का मर्म, मर्म यानी रहस्य। कर्तृवाच्य में सकर्मक अकर्मक दोनों क्रियाएं, कर्मवाच्य में केवल सकर्म, भाववाच्य में केवल अकर्मक। और इसको जान लिया तो वाच्य पहचानने में आपको परेशानी नहीं होगी। अब फिर हम वाच्य परिवर्तन करते हैं। प्रश्न आपको दो तरीके से आते हैं। पहला ये कि जो वाक्य दिया जा रहा है उसका वाच्य कौन सा है बताइए, भाव है या कर्तृ है या कर्म है। दूसरा है कि एक वाक्य दिया जाता है, चाहे कर्तृवाच्य का दिया जाता है या कर्मवाच्य का दिया जाता है, तो कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य बनाने के लिए कहा जाता है और कर्मवाच्य से कर्तृवाच्य बनाने के लिए। अब देखो, कर्तृवाच्य अगर है तो उसका कर्मवाच्य भी बन सकता है, भाववाच्य भी बन सकता है। अब आप लोग थोड़ा सा मुझे बताओ, इतना जितना हमने पढ़ लिया उसके आधार पर आप मुझे बताएंगे कि अगर कोई कर्तृवाच्य वाक्य है तो उससे दोनों तरह के वाक्य बन रहे हैं कि कर्मवाच्य भी बनेगा और भाववाच्य भी बनेगा। ठीक है, भाववाच्य भी बनेगा। क्या कारण है बताओ तो जरा। कर्तृवाच्य से दोनों प्रकार के वाच्य बनेंगे, एक तो भाववाच्य भी बनेगा और कर्मवाच्य भी बनेगा। क्या कारण है, सोचो जरा और बताओ मुझे। क्योंकि सकर्म और अकर्म उसमें दोनों आते हैं। बिल्कुल सही, क्योंकि कर्तृवाच्य में दोनों तरह की क्रियाएं होती है, एक सकर्मक भी होती है और अकर्मक भी होती है। अगर सकर्मक क्रिया है तो कर्तृवाच्य से परिवर्तित किया जाने वाला वाक्य कर्मवाच्य में बनाया जाएगा, और अगर अकर्मक है तो वो भाववाच्य में बनाया जाएगा। दूसरी मैं बात करूं अगर आपको कि कर्मवाच्य का वाक्य अगर आपको दिया गया है तो उसमें आप किस में परिवर्तन कर सकते हैं बताओ तो, कर्मवाच्य को अकर्म, कर्मवाच्य को किस वाच्य में आप बदल सकते हैं अगर बदलना है तो? सकर्मक, कर्तृवाच्य, कर्तृवाच्य में ही बदल सकते, करेक्ट। भाववाच्य में कर्मवाच्य का वाक्य कभी भी नहीं बदल सकता। क्यों नहीं बदल सकता बताओ तो? कर्मवाच्य वाक्य कर्तृवाच्य में परिवर्तित किया जाएगा, लेकिन कर्मवाच्य वाला वाक्य भाववाच्य में परिवर्तित नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? सर क्वेश्चन रिपीट कीजिए। कर्मवाच्य का परिवर्तन कर्तृवाच्य में हो सकता है,
लेकिन किसी कर्म वाच्य का परिवर्तन भाव वाच्य में नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि एक सकर्मक है और एक अकर्मक है। हाँ, क्योंकि कर्म वाच्य में क्रिया हमेशा सकर्मक होती है और सकर्मक क्रिया कर्तृवाच्य में प्रयुक्त होती है, भाव वाच्य में नहीं। ध्यान रखना, भाव वाच्य में हमेशा कौन सी क्रिया प्रयुक्त होती है? अकर्मक क्रिया प्रयुक्त होती है। चलो आगे बढ़ते हैं। कर्तृवाच्य में कर्ता के साथ जो विभक्ति लगी है उसको हटाना पड़ता है। अब परिवर्तन के लिए पहली स्टेप क्या है कि कर्तृवाच्य के वाक्य में जो कर्ता के साथ विभक्ति होती है, जैसे ने, को, से आदि कुछ भी लगा हुआ है, तो उसको हटाना है और उसके बदले में लिखेंगे से, द्वारा या फिर के द्वारा। जैसे रघुनाथ पत्र लिखता है, इसमें कर्ता के साथ कोई विभक्ति नहीं है तो हटाना नहीं पड़ेगा। लेकिन रघुनाथ ने पत्र लिखा, ऐसा अगर वाक्य है तो ने को हटाना पड़ेगा और फिर वहां से और के द्वारा लगाना है। दूसरी स्टेप, कर्तृवाच्य की क्रिया को सामान्य भूतकाल में परिवर्तित करना है। ध्यान रखो, कर्तृवाच्य में जो भी क्रिया है, जैसे रघुनाथ पत्र लिखता है, तो लिखता में ये वर्तमान काल का रूप है क्रिया का, तो सामान्य भूतकाल में क्रिया का रूप बनाना है हमें। सामान्य भूतकाल किसे कहते हैं? राम गया, राम आया, राम ने लिखा, है ना। यानी लिखना, चलना, बोलना, करना, है ना, बढ़ना, इनको अगर सामान्य भूतकाल में हम करेंगे तो लिखना जो है लिखा बनेगा, चलना चला बनेगा, पढ़ना पढ़ा बनेगा, है ना, समझ रहे हो। उड़ना उड़ा बनेगा, छोड़ना छुड़ा बनेगा। तो इस तरह ये सामान्य भूतकाल का रूप, उसमें मतलब जो भी रूप है उनको बदलना है और उसके स्थान पर उस क्रिया का सामान्य भूतकाल का रूप लिखना है। तीसरी स्टेप, उस क्रिया के साथ जाना क्रिया लगाना है, जाना। लेकिन ये जाना क्रिया लगाते समय उस क्रिया के काल को, उसके वचन को, उसके लिंग को, उसके पुरुष को ध्यान में रखना है। यानी जैसे रघुनाथ पत्र लिखता है, तो लिखता को हमने सामान्य भूतकाल में बनाया लिखा, लेकिन जाना क्रिया जब उसके साथ जोड़ेंगे तो जाना को हम क्या लिखेंगे? जाता लिखेंगे। रघुनाथ से पत्र लिखा जाता है। क्यों? क्योंकि वहां क्रिया का काल जो है वर्तमान काल था, इसलिए जाता है ये वर्तमान काल की क्रिया हमने वहां पर इस्तेमाल की। लेकिन अगर ऐसा है कि रघुनाथ ने पत्र लिखा, ये पहले से ही सामान्य भूतकाल में वहां पर क्रिया है, तो इसलिए जाना क्रिया का भी जो सामान्य भूतकाल का रूप है वो इस्तेमाल किया जाएगा। रघुनाथ के द्वारा या रघुनाथ से पत्र लिखा गया। जाना क्रिया का सामान्य भूतकाल का रूप क्या बनेगा? गया बनेगा। ठीक है। या फिर मैं ये बताऊं, दीपेश पत्र लिखेगा, है ना। तो दीपेश पत्र लिखेगा ये अगर वाक्य है तो दीपेश के साथ जोड़ा जाएगा पहली स्टेप से या के द्वारा, तो लिखेंगे हम दीपेश के द्वारा। अगला है सामान्य भूतकाल, यानी लिखेगा को हम सामान्य भूतकाल में लाएंगे, वो होगा लिखा। फिर इसके साथ जाना क्रिया जोड़ेंगे, तो जाना क्रिया कौन से काल का वहां पर यूज करेंगे हम बताओ तो? नहीं मालूम। पहले ये बताओ, दीपेश पत्र लिखेगा ये कौन सा काल है? भविष्य काल। कौन सा काल है? भविष्य काल। वेरी गुड। तो स्वाभाविक बात है कि जाना क्रिया का भविष्य काल वाला रूप आपको अपनाना है। तो दीपेश के द्वारा पत्र लिखा, ये हो गया।
अब जाना क्रिया का कौन सी क्रिया वहां होगी बताओ? जाना क्रिया का भविष्यकालीन रूप बताओ। अरे इतनी आसान सी बात आप नहीं समझ पा रहे हो। जाना क्रिया का भविष्य काल का रूप बताओ। जाएगा। जाएगा, वेरी गुड। किसने बताया? मोनल। मोनल, वेरी गुड, बहुत अच्छा। तो दीपेश के द्वारा पत्र लिखा जाएगा, ठीक है। यानी लिखेगा ये जरूर भविष्य काल था, लेकिन उस मुख्य क्रिया को हम सामान्य भूतकाल में जब बदलते हैं तो उसको लिखा रूप में हम अपनाएंगे, और फिर उसके साथ जब जाना क्रिया जोड़ेंगे तो जाना क्रिया को उस क्रिया के काल के अनुसार हम लगाएंगे। तो लिखेगा था तो जाना का बनेगा जाएगा, है ना। अगर लिखा गया था ऐसा रहता तो लिखा गया था ऐसे लिखेंगे, वही, उसमें कोई बदलाव नहीं होगा, है ना। अगर लिखेगी तो भी लिखा जाएगा ऐसे आएगा, क्योंकि इसमें क्रिया के अनुसार जो है नहीं, कर्म के अनुसार परिवर्तन होता है। लड़का है या लड़की है, क्रिया में कोई अंतर नहीं आएगा, क्योंकि जो रूप बदलेगा वो पत्र के अनुसार बदलेगा, क्योंकि पत्र वहां कर्म है, ठीक है। कर्म के साथ लगी हुई विभक्ति जो है उसको हटा देते हैं, यानी कहीं कहीं कर्म के साथ, जैसे अपना हमने अब लिखा कि दीपेश पत्र लिखेगा, पत्र के साथ कोई विभक्ति नहीं है, लेकिन राम ने रावण को मारा। अब ऐसा अगर वाक्य है तो रावण को, यहाँ पर को के साथ विभक्ति है तो उसको हटा देना है ना। जैसे राम ने रावण को मारा, ये अगर वाक्य है तो राम के द्वारा रावण मारा गया, ये उसका आंसर है, यानी रावण की विभक्ति हट जाएगी। और अगर आवश्यकता अनुसार नहीं और क्या का प्रयोग होता है, अगर आवश्यकता पर, उदाहरण देखते हैं हम, उससे आप समझ जाएंगे। देखो, पहले हमने कर्ता के साथ लगी हुई जो विभक्ति का चिन्ह है, यानी उसके साथ जो प्रत्यय लगा है उसको हटा दिया। हमीद पत्र लिखता है, तो हमने हमीद के स्थान पर क्या लिखा? हमीद से। उसके साथ कोई प्रत्यय था ही नहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन दूसरा वाक्य देखो, माँ ने पुत्र को सलाह दी, तो माँ ने के स्थान पर ने हमने हटा दिया और ने के बदले में लगाया माँ के द्वारा। कमल ने कपड़े धोए, कमल या कमला जो भी है, तो कमला ने कपड़े धोए, यहाँ पर ने प्रत्यय जो कर्ता के साथ लगा है उसको हमने हटा दिया, और जब हटा दिया तो इस ने को हटाकर हमने उसके स्थान पर क्या लगाया? के द्वारा। पहली स्टेप ये है कि कर्ता के साथ लगी हुई अगर विभक्ति नहीं है तो समस्या खत्म, है विभक्ति या नहीं है तो भी हमें से या के द्वारा लगाना है। से भी चलता है, के द्वारा भी चलता है, इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, ठीक है। फिर अगर विभक्ति है तो उसको हटाओ, उसके स्थान पे लगाओ, नहीं है तो भी लगाना है से या के द्वारा, और विभक्ति हटाई है तो उसके स्थान पर ये लगाना है, ठीक है। अगला है देखो, कर्म के साथ अगर विभक्ति लगती है तो उसको भी हटाना है। जैसे इसमें नहीं है कोई बात नहीं, इसमें भी नहीं है कोई बात नहीं, लेकिन इसमें है पुत्र को, तो ये को हटाना है, ठीक है। फिर तीसरा, क्रिया को सामान्य भूतकाल की क्रिया में बदलना, जो वहां की मुख्य क्रिया है। जैसे देना ऑलरेडी सामान्य भूतकाल में है, धोए ये भी सामान्य भूतकाल में है, ठीक है। ये लिखता है ये सामान्य भूतकाल में नहीं है, तो ये लिखता है को लिखा इस रूप में प्रयोग किया जाएगा। मुख्य क्रिया के काल को कर्म के लिंग वचन के अनुसार बदल दिया जाता है, यानी जाना क्रिया का रूप जोड़ना। अगला स्टेप, हमीद से पत्र लिखा जाता है, ये जाता है क्यों आया? क्योंकि ये वर्तमान काल की क्रिया है, लिखता है, ठीक है। कमला से कपड़े धोए गए, ये गए मतलब एक तरह से सामान्य भूतकाल,
क्योंकि यहाँ पर भी वो सामान्य भूतकाल में ही क्रिया थी, तो जाना क्रिया भी किस रूप में आई, सामान्य भूतकाल के रूप में आई। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, कुछ उदाहरण देखो। माँ ने पुत्र को सुला दिया, यह कर्तृवाच्य। माँ के द्वारा पुत्र सुला दिया गया। अब यहाँ पहला काम हमने क्या किया, परिवर्तन करते समय उन स्टेप्स को समझ लो, फिर आपको आसानी होगी। पहले क्या किया कि माँ के साथ अर्थात कर्ता के साथ लगा हुआ प्रत्यय हटा और वहां जोड़ा गया के द्वारा। दूसरा काम क्या किया, कर्म के साथ जो प्रत्यय लगा है को, उसको हटाया गया और उसको बिना किसी प्रत्यय के रखा गया। तीसरा, सुला दिया। ये सुला दिया ऑलरेडी सामान्य भूतकाल में है, इसलिए उसी रूप में उसको यहाँ रखा गया और फिर जाना क्रिया को जोड़ा गया और जाना क्रिया को ये वाक्य सामान्य भूतकाल का होने के कारण जाना क्रिया को सामान्य भूतकाल के रूप में ही यहाँ पर रखा है। दूसरा, तुम फूल तोड़ोगे। यहाँ पर कोई विभक्ति नहीं थी, लेकिन से लगाया गया क्योंकि हमें विभक्ति जोड़नी होती है, चाहे विभक्ति हो या ना हो। फूल के साथ कोई विभक्ति थी नहीं तो कोई प्रश्न था ही नहीं, उसको उसी रूप में अपनाया गया। फिर तोड़ोगे, ये कौन सा काल है, ये भविष्य काल है और इसलिए ये तोड़ोगे इस क्रिया को सबसे पहले तो हम सामान्य भूतकाल में रखेंगे, तोड़ा। ठीक है, अब भविष्य है, कैसे पता चला जाएगा, ये इस क्रिया से पता चलेगा, क्योंकि जाना क्रिया का रूप जो हम लिखेंगे वो किस रूप में लिखेंगे, भविष्य काल का लिखेंगे। क्यों भविष्य काल का लिखेंगे, क्योंकि ये वाक्य में क्रिया जो प्रयुक्त हुई है ये भविष्य काल की है। ठीक है, तो उसके काल के अनुसार हम जाना क्रिया को बदलते हैं। ये मुख्य क्रिया हमेशा जो है कर्मवाच्य में सामान्य भूतकाल में ही अपनाई जाती है, कोई भी क्रिया हो, लेकिन जाना क्रिया के आधार पर हमें समझता है कि वो वाक्य किस काल का है या किस वचन का है, किस कारक का है, किस पुरुष का है। ठीक है, धोबी ने कपड़े धोए, इस ने को हमने हटाया, से लगाया, कपड़े उसी रूप में आए, उसमें कोई विभक्ति नहीं थी। धोए पहले से ही सामान्य रूप में था, सामान्य भूतकाल के रूप में, और सामान्य भूतकाल का है इसलिए गए यानी जाना क्रिया का रूप जो है वो बहुवचन था, इसलिए गए। अगर एक वचन होता तो गया होता, है ना। धोबी से कपड़ा धोया गया, कपड़े ज्यादा है इसलिए धोबी से कपड़े धोए गए। ठीक है, यानी जाना क्रिया उसके काल के अनुसार और वचन के अनुसार बदलनी आवश्यक होती है। ठीक है, और धोए जो है हमेशा हमेशा जो है सामान्य भूतकाल में परिवर्तित होती है जब भी हम कर्म वाच्य जो है बनाते हैं। ठीक है, मैं आशा करता हूं आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य कैसे बनता है। ठीक है, दूसरा देखो, कर्तृवाच्य से भाववाच्य बनाना। यहाँ पर भी पहला रूल वही है कि कर्ता के साथ अगर कोई विभक्ति लगी है तो उसका हटा दो और उसके स्थान पे से या फिर के द्वारा लगाओ। फिर मुख्य क्रिया सामान्य भूतकाल की क्रिया को एक वचन में बदलकर, सामान्य भूतकाल यहाँ भी करना है, एक वचन में रखना है, और जाना क्रिया, जैसे जाना धातु नहीं होता, जा धातु होता है, ध्यान रखना। जा धातु से जाना क्रिया बनती है और उसके अलग अलग रूप, वचन, काल, पुल्लिंग जो भी है उसके अनुसार, उसी काल के अनुसार, जैसे कर्मवाच्य में हमने किया वैसे ही जाना क्रिया का रूप उसी काल के अनुसार, उसी लिंग के अनुसार, उसी वचन के अनुसार वहां पर अपनाया जाना चाहिए। उदाहरण देखो, लड़की आंगन में सो रही थी। लड़की के साथ कोई विभक्ति नहीं थी यहाँ पर देखो, इसलिए ठीक उसी रूप में उसको अपनाया गया, तो के द्वारा जोड़ना जरूरी था, जोड़ दिया गया। आंगन में, यहाँ आंगन में ये जो विभक्ति है इसका आवश्यक था, वहां इसको रखा गया। सो रही थी, अब सो रही थी ये कंटिन्यूअस पास्ट
पास्ट कंटिन्यूस यानी अपूर्ण भूतकाल है, चल रही थी क्रिया, सो रही थी। भूतकाल में क्रिया शुरू थी, लेकिन हमें क्या, हमारी शर्त क्या है, सामान्य भूतकाल होना चाहिए। तो सोया को हमने सामान्य भूतकाल के रूप में लिया, और यहाँ जो पास्ट कंटिन्यूस टेंस था वो जाना क्रिया के संदर्भ में हमने लागू किया। जा रहा था, लड़की के द्वारा आंगन में सोया जा रहा था। बच्चे खेलेंगे, बच्चों से खेला जाएगा। अब चले, अब चला जाए। मैं चल नहीं सकता, मुझसे चला नहीं जा सकता। ठीक है, तो इस प्रकार कर्तृवाच्य को कर्मवाच्य में या कर्मवाच्य को भाववाच्य में पूछा जाता है। ठीक है, आगे वाच्य पहचानने की बात आ सकती है। तो चलो ये 6 वाक्य के उत्तर आप बता दो और फिर जो है हम रुकते हैं। ठीक है, पहला, मुझसे अब नहीं चला जाता, कौन सा वाच्य है बताओ तो? भाववाच्य। भाववाच्य। भाववाचक। भाववाच्य। ठीक है, गुड। नेक्स्ट, मैं सो नहीं पाया। मैं सो नहीं पाया, बोलो। सर भाववाच्य। गलत, कर्तावाच्य। कर्तृवाच्य। क्योंकि ध्यान रखना, भाववाच्य या कर्मवाच्य में हमेशा कर्ता के साथ से अथवा के द्वारा जुड़ा होगा। यहाँ मैं है, इसमें अगर से जुड़ेगा तो वो मुझसे बनेगा, तब वो भाववाच्य होगा, ध्यान रखना। अशोक से पुस्तक पढ़ी जाती है। भाववाच्य। गलत, कर्मवाच्य। कर्मवाच्य। कर्मवाच्य, क्योंकि पढ़ना क्रिया सकर्मक है और ये कर्मवाच्य। अनेक कवियों द्वारा सुंदर कविताएं लिखी गई। कर्मवाच्य। कर्मवाच्य। कर्मवाच्य, ठीक है। हाँ, ए ठीक है, बिल्कुल सही है, कर्मवाच्य है। आप शतरंज खेलेंगे। कर्तृवाच्य। कर्तृवाच्य। हाँ, ये कर्तृवाच्य है, ध्यान रखना। लेकिन इसको जब हम कर्मवाच्य में अगर बदलेंगे तो वहाँ एक पॉइंट हमने देखा ना कि आवश्यकता अनुसार क्या का प्रयोग करना चाहिए। तो ये एक तरह से प्रश्न है, इसलिए क्या आपसे शतरंज खेला जाएगा, ऐसा उसका हम कर्मवाच्य बनाएंगे। तो क्या शब्द उसमें इस्तेमाल किया जाएगा, ध्यान रखें। अगला है, देखो, रमा से गाया नहीं जाता। भाववाच्य। भाववाचक। चलो ठीक है, आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ आपको आज की सारी बातें समझ में आई होंगी। ठीक है, अगर किसी को कोई कठिनाई लगी है तो आप उन वाक्यों को लेकर या उसको